हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उज्जैन जिला। तो है आज संपूर्ण डिस्कशन हमारा उज्जैन जिले के अंतर्गत होने वाला है, जिसको जो है हम संभाग के रूप में भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें उज्जैन जिले की या संभाग की, तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो हमारा 53 जिला प्रस्तावित है जिसको बनाया जाएगा। अभी केवल हमको अगर वर्तमान की स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको 52 जिले देखने को मिलेंगे, और जिसमें जो लास्ट जिला बना है वो हमका निमाड़ी बना है, जो कि टीकमगढ़ जिले से पृथक होने के पश्चात उसको जो है निर्मित किया गया है। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश में 52 जिले देखने को मिलेंगे, परंतु जो नया एक प्रस्तावित रखा गया है, वैसे तो आप देखेंगे तो आपको मैयर भी देखने को मिलेगा, उसको भी एक जिले के रूप में स्थापित किया जाना है, परंतु उनको अभी प्रस्तावित किया गया है। धीरे धीरे उस पर योजना बनेगी। योजना के पश्चात जो है उसको जो है तहसील अलग की जाएंगी। तहसील अलग होने के पश्चात फिर क्षेत्र का निर्धारण होगा। क्षेत्र का निर्धारण होगा फिर जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा, परंतु अभी केवल उनको प्रस्तावित किया गया है, एक मांग रखी गई है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होती है, अगर नए जिले बनते हैं तो उस चीज से भी हम आपको अपडेट करा देंगे। परंतु आपको याद रखना है कि अगर जो नागदा जिला बनता है तो वो आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही निर्मित किया जाएगा और इसका क्षेत्र लिया जाएगा। जो क्षेत्र लिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे उज्जैन में। जब मैंने आपको शाजापुर बताया था, जब मैंने आपको रतलाम बताया था, उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर उज्जैन से संबंधित या उज्जैन की सीमा के चारों ओर उपस्थित जितने भी जिले होंगे वो मंदिर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मंदिरों की नगरी हम किसको बोलते हैं, उज्जैन को बोलते हैं। तो उज्जैन जो महाकाल की नगरी भी कहलाती है और साथ ही साथ हम उसको क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। तो बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, प्रमुख नदियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो 53 या जो आगे जो जिला बनेगा जिसका नाम है नागदा, तो नागदा तहसील भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वर्तमान में आपको उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतने सारी चीजें जो है हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको केवल और केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है, और यह है आपका NH3। जब मैंने आपको शाजापुर बताया था, शाजापुर जिले पर जब हमने डिस्कशन किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आपको जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग उज्जैन में देखने को मिलेगा तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH3, नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। शाजापुर तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन के चारों ओर आपको कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे। उज्जैन के चारों ओर आपको कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ याद रखिए आगलमालवा, यहाँ पर आपको रतलाम याद रखना है, तो यहाँ आप रतलाम याद रखिए। रतलाम जिला आपको पश्चिम में याद रखना है। अगर उज्जैन के पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, आपको रतलाम जिला देखने को मिलेगा। लेकिन उज्जैन के हम उत्तर की बात करें तो आगलमालवा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आगलमालवा जिला देखने को मिलेगा। फिर बात करें हम पूर्व की, तो पूर्व में आपको शाजापुर देखने को मिलेगा। पूर्व में कौन सा जिला देखने को मिलेगा, शाजापुर जिला देखने को मिलेगा। अब 3 जिले आपको दक्षिण में लगातार याद रखना है, धार, इंदौर, देवास। ये जो 3 जिले बता रहा हूं मैं आपको, धार, इंदौर और देवास, ये कंटिन्यू आपको याद रखना है। कंटिन्यू किस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू याद रखना है, जिसमें आपको यहाँ एक छोटी सी बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री देखने को मिल रही है ना, इसके साथ ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है उज्जैन संभाग की, उज्जैन जिले की, इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ धार। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, धार। यहाँ धार जिला देखने को मिलेगा, और यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, यहाँ तक की ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंदौर, ठीक है। इंदौर और उज्जैन
ये दोनों आपस में लगे हुए हैं, सीमा आपस में साझा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आपको रखना है कि दो संभाग हो गए ना, क्योंकि इंदौर भी एक संभाग है और उज्जैन भी एक संभाग है और दोनों ही आपस में क्या है, दोनों ही आपस में बाउंड्री बनाए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर यहाँ पर आपको देवास याद रखना है। बाकी की जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो शाजापुरा जिला आपको याद रखना है, यहाँ आपको देवास जिला याद रखना है। तो इस तरीके से आपको इतने सारे जिले याद रखने हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है रतलाम जिला, यहाँ हो जाएगा रतलाम जिला, यहाँ हो जाएगा धार जिला। धार जिले के बाद आपको यहाँ इंदौर जिला देखने को मिलेगा। इंदौर के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ देवास जिला, और देवास के ऊपर आपको देखने को मिलेगा शाजापुर, और शाजापुर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा आगल मालवा। ठीक है, तो आगल मालवा आपको ऊपर देखने को मिल रहा है उत्तर में। तो इस तरीके से आपको जिले याद रखना है इंदौर के चारों, अपनी उज्जैन के चारों ओर। उज्जैन के चारों ओर कौन कौन से आपको क्या देखने को मिले, अभी जिले देखने को मिले, और एक संभाग भी देखने को मिला जो इंदौर संभाग है। अब देखिए, इसके बाद आपको एक नेशनल हाईवे इसमें याद रखना है। इतनी चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब इसमें क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीज है तो हम इस पर वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि कई बार प्रश्न आता है भर्तृहरि की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलती है, कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफाओं से रिलेटेड जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ इंदौर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंदौर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उज्जैन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगी, गुफाएं देखने को मिलेगी। भोपाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ भी आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो भर्तृहरि की गुफा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो भर्तृहरि की गुफाओं से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उज्जैन याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का नॉलेज सिटी भी किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी भी किसको कहा जाता है, तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है उज्जैन के अंतर्गत, तो उज्जैन को मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी कहा जाता है। अब देखिए क्या क्या इसमें फैक्ट हैं, सारी चीज पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है नागदा। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो नागदा वाला क्षेत्र है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नागदा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, मैंने अलग कलर से इसको बाउंड्री की हुई है। आप समझिए कि अगर 53वां जिला बनता है, नागदा का भी जिला बनता है, तो ऐसा प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ से उज्जैन जिले से भी कुछ तहसील ली जाएंगी और कुछ तहसील रतलाम से भी, रतलाम जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, रतलाम से भी तहसील को सम्मिलित किया जाएगा। कुछ तहसील जो रहेंगी रतलाम की रहेंगी और कुछ तहसील जो रहेंगी वो उज्जैन की रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उज्जैन के उत्तर वाला क्षेत्र ये जो है नागदा के अंतर्गत आता है। अभी तो नागदा एक गाँव के रूप में, एक तहसील के रूप में है, तो ये जो नागदा तहसील है इसको ही जिला बनाने का जो है प्रस्तावित किया गया है। तो अगर कभी बनता है तो आप ये क्षेत्र याद रखिए, उज्जैन का जो उत्तर वाला क्षेत्र है वो नागदा जिले के रूप में आगे चल के जो है प्रस्तावित किया गया है, आगे चल के जिले के रूप में हो सकता है ना, अभी ये फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब नागदा में देखिए, नागदा में आपको कृत्रिम रेशे का कारखाना देखने को मिलेगा। नागदा किस लिए इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। मानव निर्मित जो होता है उनको हम कृत्रिम बोलते हैं, और जो प्राकृतिक होती हैं, जो प्रकृति ने हमको दिया है वो प्राकृतिक बोलते हैं। लेकिन मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, रेशे आप तो समझते हैं ना, रेशम जो होता है ना, तो कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना आपको नागदा में देखने को मिलेगा। नागदा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको नागदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको नागदा देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ आपको दूसरा क्षेत्र देखिए कायथा। कायथा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताम्र पाषाण सभ्यता यहाँ विकसित है। क्योंकि ये देखो इतिहास के आधार पर देखें तो उज्जैन को हम कई नामों से भी जानते हैं, अवंतिका भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए जो है प्राचीन के आधार पर भी है, सभ्यता भी बहुत सारी विकसित हुई हैं। मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सभ्यताओं से जुड़ा हुआ जो है एक जिला रहा है। तो उसी आधार पे इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ताम्र पाषाण सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। बहुत पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ताम्र पाषाण सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। तो ताम्र पाषाण सभ्यता आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको जो है वो कायथा में देखने को मिलेगी। कायथा की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कायथा। ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये है आपका कायथा। ताम्र पाषाण सभ्यता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बरहार मिहिर
बराह मिहिर की जन्मभूमि है ना, ये याद रखना है। बराह मिहिर की जन्मभूमि है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीज याद रखना है। बराह मिहिर की जन्मभूमि कायथा है, और कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में है। डांगवाला, डांगवाला ये भी ताम्रपाषाण सभ्यता है। यहाँ पे भी आपको बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। डांगवाला सभ्यता क्योंकि लगी हुई है, देखिए कायथा सभ्यता के पास में ही आपको डांगवाला सभ्यता भी देखने को मिलेगी, जो कि एक ताम्रपाषाण सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, फिर देखिए रूढ़ीजा, रूढ़ीजा ये देखने को मिलेगी, तीनों आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए रूढ़ीजा, रूढ़ीजा की अगर हम बात करें तो रूढ़ीजा में आपको क्या देखने को मिलेगा? तेजाजी का स्थान है, ये तेजाजी के स्थान ये है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो तेजाजी के स्थान के रूप में अगर हम किसी को मानते हैं तो वो किसको मानते हैं? रूढ़ीजा, उज्जैन के अंतर्गत। तो आपको उज्जैन में रूढ़ीजा याद रखना है, तेजाजी से संबंध रखता है। डाकवाला याद रखना है, ताम्रपाषाण सभ्यता यहाँ विकसित थी। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण सभ्यता आपको और कहाँ देखने को मिलेगी? कायथा में भी देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीज आपको इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं महिदपुर, महिदपुर ये देखिए, महिदपुर की अगर हम बात करें, सरकारी शक्कर फैक्ट्री आपको महिदपुर में देखने को मिलेगी, महिदपुर में। तो ये जो क्षेत्र है ये महिदपुर का क्षेत्र है ना, जो कि नागदा के जस्ट पास में ही आपको देखने को मिलेगा। और एक अभी आगे चल के जिला बनता है तो उसके क्षेत्र में आने की इसकी भी संभावना है। तो महिदपुर आपको सरकारी शक्कर कारखाना आपको महिदपुर में देखने को मिलेगा। मंगलनाथ याद रखना है आपको, मंगलनाथ ये देखिए, ये है मंगलनाथ, ये महिदपुर के नीचे आपको ये है, ये मंगलनाथ याद रखना है। मंगलनाथ इसलिए याद रखना है, यहाँ पर प्रसिद्ध जो है नवग्रह मंदिर है। और इस नवग्रह मंदिर की विशेषता क्या है? ये जो प्रसिद्ध आपको मंगलनाथ में प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर देखने को मिलेगा, मंगलनाथ में प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर देखने को मिलेगा। इस नवग्रह मंदिर की विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि ये एक वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है। ये जो मंदिर है एक वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है, ये इसकी विशेषता है। तो विशेषता आपको याद रखना है मंगलनाथ की। मंगलनाथ में आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसको हम जो है नवग्रह मंदिर के रूप में जानते हैं, और इसकी विशेषता ये है कि ये एक वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पीर मतेंद्र नाथ क्षेत्र। पीर मतेंद्र नाथ ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भी आपको एक धार्मिक जो है धर्म से संबंधित आपको प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर आपको पीर मतेंद्र नाथ में देखने को मिलेगा। तो पीर मतेंद्र नाथ अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका मंगलनाथ, और ये उज्जैन नगरी हो जाएगा, है ना। ये वाला तो उज्जैन नगरी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो क्षेत्र है पीर मतेंद्र नाथ। तो पीर मतेंद्र नाथ क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलता है ना। गणेश मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा चिंतामण में। चिंतामण में आपको गणेश मंदिर देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध गणेश मंदिर, प्रसिद्ध गणेश मंदिर आपको चिंतामण में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है आपका चिंतामण जो आपकी उज्जैन की सीमा। देखो यहाँ पर तो ये उज्जैन की हो गई बाउंड्री, और नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इंदौर, इंदौर भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो भ्रतरी की गुफाएं आपको इंदौर के पास में भी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें भी नॉलेज में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पास में पड़ती है, कई बार पूछ लिया जाता है, लॉजिकली भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो चिंतामण किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। पीर मतेंद्र नाथ भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है। मंगलनाथ भी नवग्रह मंदिर है जो कि एक वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है। अब उज्जैन नगर की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं उज्जैन नगर की, तो उज्जैन नगर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारा फैक्ट है इसमें। देखो, मंदिरों की नगरी इन उज्जैन को कहा जाता है, मंदिरों की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी उज्जैन को कहा जाता है, मंदिरों की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी इंदौर को उज्जैन को कहा जाता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप उसको बार बार सुने, आपको याद हो जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी उज्जैन को कहा जाता है। प्राचीन नाम में समझिए, प्राचीन नाम आपको दो याद रखना है, एक अवंतिका याद रखना है, एक उज्जैनी याद रखना है। एक अवंतिका याद रखना है, एक उज्जैनी याद रखना है। अवंतिका और उज्जैनी दो प्राचीन नाम आपको याद रखना है
मंदिरों की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, जब जिस समय हम इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें, उस समय जो है इसका नाम जो है चेंज होता रहा है। अपने अपने शासकों ने, जो राजा रहे हैं, अपने अनुसार जो है उज्जैन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। कभी इसको अवंतिका के रूप में जाना है तो कभी हम इसको उज्जैनी के रूप में भी जानेंगे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ इन सारी चीज़ पर डिस्कशन होता चलेगा। साथ ही साथ जिस समय शासन जो रहा था विक्रमादित्य का, उस समय ये राजधानी रही थी उनकी, परंतु उन्होंने इसको दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य के समय ये दूसरी राजधानी भी रहा है उज्जैन। साथ ही साथ जो है अशोक के समय ये एक प्रांत के रूप में रहा है, जिसमें अवंतिका, उस समय जब अशोक का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय हम इसको एक प्रांत के रूप में जानते थे और उसका नाम जो था वो अवंतिका था। तो देखिए अलग अलग शासक इसको अलग अलग नाम से विकसित किया है और इसको प्रसिद्ध किया है। सभी शासकों ने, जैसे कि विक्रमादित्य की बात करें तो उन्होंने इसको दूसरी राजधानी बनाया, अशोक ने इसको एक प्रांत के रूप में स्वीकार किया और इसका नाम जो है अवंतिका रखा। उज्जैनी भी हम इसको जानते थे, धीरे धीरे जो है इसको हम मंदिरों की नगरी के रूप में भी जानने लग गए। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे 3 आपको मिलेगा। प्रमुख नदियाँ आपको क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी और एक देखने को मिलेगी आपको गंभीर नदी। तो आपको 3 नदियाँ याद रखना है, एक आपको क्षिप्रा नदी याद रखना है, नर्मदा नदी याद रखना है और गंभीर नदी याद रखना है। क्षिप्रा नदी तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्षिप्रा नदी के तट पर ही इसको क्या हुआ है, ये है आपका बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताना पड़ेगा। इंदौर जैसे आपका खान नदी में बसा हुआ है, खान नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है तो वो इंदौर हो जाएगा। फिर अगर क्षिप्रा नदी की बात करते हैं तो क्षिप्रा नदी में आपको क्या याद रखना है, क्षिप्रा नदी में आपको याद रखना है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर आपको कहाँ देखने को मिलता है, उज्जैन में देखने को मिलता है। तो जंतर मंतर, ये देखिए ये जो क्षेत्र है वो जंतर मंतर का क्षेत्र है। तो जंतर मंतर जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर, ये भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। क्षिप्रा नदी पर स्थित है आपका उज्जैन। अब बात करते हैं कि आपको उज्जैन में बहुत से आकर्षक केंद्र देखने को मिलेंगे। कई मंदिर देखने को मिलेंगे, कई महल देखने को मिलेंगे, कई आपको ऐसी नदियों के तट, घाट देखने को मिलेंगे, है ना। कई प्रकार की चीज़ें आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगी। एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दुर्गादास की छतरी देखने को मिलेगी। जैसे कि राजा की छतरी आपको बुरहानपुर में देखने को मिलती है, उसी तरीके से दुर्गादास की छतरी आपको कहाँ देखने को मिलती है, उज्जैन में देखने को मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपको पता होना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है आपका दुर्गादास की छतरी भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है संदीपनी का आश्रम देखने को मिलेगा, संदीपनी का आश्रम भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको 24 खंबा भी देखने को मिलेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको सुनते चलिए, वो चीज़ याद हो जाएगी आपको। 24 खंबा भी आपको देखने को मिलेगा, संदीपनी का आश्रम भी आपको देखने को मिलेगा, गोपाल मंदिर देखने को मिलेगा, बेगम का रोजा आपको देखने को मिलेगा, नगर कोट की रानी आपको देखने को मिलेगा, बोहरों का रोजा आपको देखने को मिलेगा। नई नई चीज़ें भी आप देखिए, जो गोपाल मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिए। संदीपनी का आश्रम, 24 खंबा, क्योंकि ये नए शब्द हैं, जब नए शब्द आते हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, फिर बेगम का रोजा, बेगम का रोजा, नगर कोट की रानी, नगर कोट की रानी, है ना, बोहरों का रोजा। फिर ये देखिए गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, विक्रम विश्वविद्यालय। देखो विक्रम विश्वविद्यालय तो फिर भी ठीक है कि आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन बात आता है पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपको संस्कृत विश्वविद्यालय कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा, उज्जैन में। पाणिनि संस्कृति विश्वविद्यालय, कालिदास एकेडमी, क्योंकि जब हम अलग से एकेडमी पढ़ते हैं ना तो वहाँ आपको देखने को मिलती है कालिदास एकेडमी, है ना। तो कालिदास एकेडमी तो उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है ना। समारोह भी होता है, कालिदास समारोह होता है, जिसमें जो है कई प्रकार के जो है अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कृत किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत देखिए, आप याद रखिए पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, कालिदास एकेडमी, डॉक्टर बांकड़कर संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर बांकड़कर संग्रहालय की अगर कभी बात आती है तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है सिंधिया प्रांत शोध संस्थान, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उज्जैन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कई चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्या क्या देखने को मिलेगा, दुर्गादास की छतरी देखने को मिलेगी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा, फिर आपको संदीपनी का आश्रम देखने को मिलेगा, 24 खंबा देखने को मिलेगा, गोपाल मंदिर देखने को मिलेगा, बेगम का रोजा आपको देखने को मिलेगा, गोपाल मंदिर हो जाएगा, नगर कोट की रानी देखने को मिलेगा, बोहरों का रोजा देखने को मिलेगा, गढ़कालिका देखने को मिलेगा, गढ़कालिका मंदिर देखने को मिलेगा, विक्रम विश्वविद्यालय याद रखना है आपको, और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय याद रखना है। ठीक है, कालिदास एकेडमी आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं, थोड़े से और पॉइंट बाकी हैं उन पर। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक अगर हम जनजातियों की बात करें तो झाबुआ में देखने को मिलती है, वही प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो अलीराजपुर में देखने को मिलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जनजाति की बात करें जिसमें हम बात करते हैं एससी, है ना, अगर हम एक कास्ट की बात करते हैं तो एससी की अगर हम बात करें तो एससी जो जनसंख्या है, एससी सर्वाधिक एससी की जो आपको संख्या देखने को मिलेगी प्रतिशत के आधार पर, वो उज्जैन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है 21 जून को, है ना, 21 जून को जो हमारा सूरज जो होता है वो कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है। कर्क रेखा पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और हम अगर देखें कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले जो कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, उनके ऊपर जो 21 जून को जो सूरज जो होता है वो लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री के अंश पर होता है। तो उसी आधार पर, क्योंकि उज्जैन भी आता है, उज्जैन भी हम बात करें तो कर्क रेखा पर बसा हुआ है, तो कर्क रेखा के आधार पर आप देखोगे कि 21 जून को जिस समय सूरज कर्क रेखा पर 90 डिग्री पर होता है ना, लंबवत होता है, इसीलिए उज्जैन पे भी लंबवत होगा, क्योंकि कर्क रेखा आपको उज्जैन में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर होता है, मतलब लंबवत होता है, कर्क रेखा पर स्थित है उज्जैन। साथ ही साथ अब ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, इसमें सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा, जो कि कहाँ से संबंध रखते हैं, उज्जैन से संबंध रखते हैं। तो सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी किसने दिया था, तो वो भी आपको सिद्धांत जो है गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया था, जो उज्जैन से संबंध रखते हैं। और ये दोनों चीज जो है प्रयोग वो भी उज्जैन में किए गए थे। तो सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग उज्जैन में किया गया था गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी जो दिया गया था वो भी ब्रह्मगुप्त द्वारा ही दिया गया था, जो कि आपका किससे संबंध रखता है, उज्जैन क्षेत्र से संबंध रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंहस्थ मेला प्रसिद्ध है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हर 12 महीने में एक क्षेत्र में जो है सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। अब सिंहस्थ मेले का आयोजन किस आधार पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3-3 वर्षों में 4 जगह इसका आयोजन होता है, इसलिए एक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 4 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक उज्जैन भी आता है। तो उज्जैन में हर 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत विशाल मेला होता है ये सिंहस्थ का मेला, है ना। तो सिंहस्थ का मेले के लिए भी उज्जैन को जो है हम प्रसिद्ध मानते हैं, है ना। सूर्य भी यहाँ पर लंबवत होता है क्योंकि कर्क रेखा पर बसा हुआ है
एससी की सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे आपको मध्य प्रदेश का नॉलेज सिटी इसको जानते हैं हम, है ना। भृतहरि की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, चिंतावण गणेश मंदिर आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी नागदा आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर जितने जिले उपस्थित हैं, एकमात्र आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, हालांकि नर्मदा नदी भी आपको देखने को मिलेगी। सरकारी शक्कर फैक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। मंदिरों को नगरी के रूप में हम इसको जानते हैं। अशोक के समय ये एक प्रांत के रूप में था, है ना। विक्रमादित्य की हम बात करें तो उस समय भी इन्होंने जो है अपनी दूसरी राजधानी इसको बनाया था, है ना। अशोक के समय इसको अवंतिका के रूप में जाना जाता था, हालांकि इसका एक और नाम उज्जैनी भी था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जो उज्जैन संभाग से याद रखना है। उज्जैन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार जैसे कि आप जिले देख सकते हैं, यहाँ आपको कौन सा जिला, रतलाम देखने को मिलेगा, फिर आपको धार जिला देखने को मिलेगा, इंदौर देखने को मिलेगा, दमोह देखने को मिलेगा, शाजापुर, यहाँ आगल मालवा भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा उज्जैन जिला जो है, उज्जैन संभाग जो है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।